नमस्कार बच्चों, सुयस कोचिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कल संडे को कई बच्चों ने अपनी शंकाएं भेजी थीं और उनमें से मैक्सिमम बच्चों की सभी शंकाएं दूर कर दी गई थी व्हाट्सएप के द्वारा ही। उनमें से एक स्टूडेंट की मेरी शंका यानी कि जो भी थी, जो क्वेश्चन नहीं बन पाया, जो भी प्रॉब्लम थी, वो करंट टॉपिक से रिलेटेड थी। हो सकता है भैया पिछला वीडियो ना देख पाए हों जो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड थी, तो इसलिए उनसे नहीं बन पाया वो क्वेश्चन। तो अब चूंकि करंट का था इसलिए मैंने उसका सलूशन नहीं किया। मुझे लगा कि कम से कम आप लोगों के अभ्यास करने के लिए वो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा होगा। तो आगे मैं सबसे पहले आप लोगों को वो क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के तौर पर। आप लोग उसको सॉल्व करके व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत भेजिए। इससे होगा क्या कि आपका एक बार रिवाइज भी हो जाएगा और जिन भैया लोगों से नहीं बन पा रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, उनसे बनने भी लगेंगे। फिर भी अगर किसी की शंका उस क्वेश्चन में रह जाती है, वो मुझको पर्सनल दोबारा मैसेज कर लेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन थे, बड़े ही मज़ेदार। पहला क्वेश्चन था 2 कूलाम्ब और 4 कूलाम्ब के आवेश एक दूसरे से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तब 1 कूलाम्ब आवेश कहाँ रखा जाए ताकि यह साम्यावस्था में रह सके। देखिए, साम्यावस्था का क्वेश्चन है बच्चों, और साम्यावस्था के क्वेश्चन में आपको मालूम है कि अगर दोनों आवेश सजातीय हुए तो साम्यावस्था कहाँ मिलेगी आपको? मध्य में कि किनारे? किनारे मिला करती थी। किस ओर मिलती थी? छोटे आवेश की ओर। तो आप बस दूरी x मानकर हल कर सकते हैं। और अगर जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम हुई तो जिस वीडियो में इसको हम सॉल्व करवाए थे उस वीडियो को भी आप दोबारा देख सकते हैं। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, है ना? तो इसको जल्दी से सॉल्व करके हमें ग्रुप में भेजिए आप लोग। दूसरा क्वेश्चन भी साम्यावस्था का ही है, और मुझे एक्चुअली ध्यान नहीं आ रहा है कि मैं ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था या नहीं। मुझे कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हो सकता है ये मैंने होमवर्क दिया रहा हो और भैया से ना बन पाया हो इसलिए उन्होंने पूछा हो। तो जैसा भी होगा आपको इसका सलूशन जल्दी से जल्दी करके सभी बच्चों को भेजना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, 2 कूलाम व -18 कूलाम, लेकिन इस बार विजातीय आवेश है आपके सामने। 2 कूलाम व -18 कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं, तो 3 कूलाम के आवेश को कहाँ रखा जाए ताकि तीसरा आवेश साम्यावस्था में हो। ठीक है, तो विजातीय आवेश हैं तो दोनों के मध्य में साम्यावस्था मिलेगी। तो मध्य में कोई बिंदु मान लीजिए और एक से दूरी आप लोग यल मान लीजिए, यक्स मान लीजिए। दूसरे से दूरी कितनी हो जाएगी? 3 - x के बराबर। फिर दोनों का उस पर फोर्स लगा दीजिए। दोनों आवेशों का 3 कूलाम के आवेश पर बल निकालिए, और साम्यावस्था तभी मिलेगी आपको जब दोनों बल क्या हो? समान हो। दोनों बलों को बराबर कर दीजिए, जो कट पिट जाए काट पिट लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, तुरंत आपका आंसर आ जाना है। ठीक है, तो करके भेजिए। अच्छा है, रिवाइज आप लोगों का हो जा रहा है एक बार फिर से ये चीज़। चलिए, तो इतना हो जाने के बाद अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है आपके लिए बेलनाकार संधारित्र। मैंने बोला था कि अगर आप होमवर्क करते रहे तो मैं बता दूंगा, नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये ऑफ टॉपिक क्वेश्चन है। ज़्यादातर बुक्स में आप लोग देखोगे तो इसका जो फाइनल डेराइवेशन होकर आता है, फाइनल व्यंजक आता है, वही भर दिया गया है कि बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक कितना होता है। पर चूंकि मैंने आपसे बोला था कि अगर आप लोग होमवर्क करते रहे तो मैं आपको ज़रूर इसको बताऊंगा, तो इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज, है ना? मैं इसकी थ्योरी वगैरह आपको नहीं लिखवाऊंगा, क्योंकि बता चुका हूँ कि ये आपके सलेबस में नहीं है शामिल, केवल इसका सूत्र शामिल है। पर जहाँ फिजिक्स के समझ की बात है तो नॉलेज है, जितना ज़्यादा लोगे उतने फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि आपको बता दूं, भले आपके सिलेबस में नहीं है, एक आध बार इससे जुड़ा हुआ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके उसमें पूछा गया था। ठीक है, तो ज़्यादा थ्योरी वगैरह इसमें नहीं, बस मैं आपको चित्र समझाऊंगा और इसका डेराइवेशन कर दूंगा, बस इतना ही रहेगा।
इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा संधारित्रों का संयोजन बताऊंगा आज, हल्का सा, बस उसका इंट्रोडक्शन मात्र। संयोजन आपका कल चलेगा, उसका व्यंजक निकलवाया जाएगा और बहुत सारे न्यूमेरिकल उसमें लगवाए जाएंगे, और इतने इजी टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं वो कि बस देख कर उसका आंसर आप लोग निकाल लिया करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेलनाकार संधारित्र के बारे में। देखिए चित्र में आपको एक संधारित्र दिख रहा है, इसमें एक लाल कलर से अंदर बेलन है और एक पर्पल कलर से बाहर बेलन रखा गया है। आप चाहो तो मेरी बात सुनकर थ्योरी अपने से लिख भी सकते हो। तो हम ऐसा थ्योरी लिखेंगे कि हमारे पास स्मॉल ए त्रिज्या और स्मॉल बी त्रिज्या के दो खोखले बेलन हैं, जहां b की वैल्यू ज़्यादा है और a की वैल्यू क्या है, आप लोग क्वेश्चन क्या लिख दोगे, b इज ग्रेटर देन a, तथा इन बेलनों की लंबाई क्या है, यल, स्मॉल यल, लिखा नहीं गया है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई आप लोग क्या मान लोगे, स्मॉल यल। ठीक है, यानी कि आपके पास दो समाक्षीय स्मॉल ए त्रिज्या व स्मॉल बी त्रिज्या के, जहाँ b इज ग्रेटर देन स्मॉल a है, दो बेलन हैं जिनकी लंबाई स्मॉल यल है। इन्हें समाक्षीय रूप से रखा गया है, यानी कि दोनों का जो अक्ष है, दोनों का जो सेंटर एक्सिस है वो एक ही रेखा पर है। चूँकि आपने बता दिया है कि स्मॉल एक छोटा है, स्मॉल बी बड़ा है, और इन दोनों का अक्ष समान है, तो निश्चित हो जाएगा कि लाल वाला बेलन पर्पल वाले बेलन के अंदर है। आई बात इतनी समझ में? फिर वही क्रिया हम करेंगे जो हर कंडेंसर में करते हैं कि अंदर वाले और बाहर वाले बेलन को अपन पृथ्वीकृत कर देते हैं। तो जब अंदर वाले बेलन को हम प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस बेलन के संपूर्ण सतह पर प्लस आवेश एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इसके सरफेस के प्रत्येक बिंदु से ये विद्युत बल रेखाएं लंबवत बाहर की ओर निकलेंगी, चूँकि प्लस चार्ज है, और जब इन विद्युत बल रेखाओं को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो सभी विद्युत बल रेखाएं इसके अक्ष पर कटेंगी। तो हमको ऐसा लगेगा कि इसके अक्ष पर जो रेखा है, संपूर्ण आवेश हमारा वहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब बेलन की लंबाई यल थी, है ना, और संपूर्ण आवेश क्यू कहाँ रखा है, इस यल लंबाई पर। तो इसका रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या होगा, कुल आवेश क्यू बटे इसकी लंबाई। हाँ तो बच्चों, हमने रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्यू अपान एल देख लिया, किसका, लाल वाले बेलन का रेखीय आवेश घनत्व। अब फिर आगे की क्रिया वही कंडेंसर जैसे होगी कि इसका धनावेश बाहर वाले पर्पल वाले बेलन के आंतरिक सतह पर ऋणावेश प्रेरित करेगा, जबकि बाहरी सतह पर धनावेश। और जब हम बाहरी सतह को पृथ्वीकृत कर देंगे तो इसका संपूर्ण बाहरी सतह का धनावेश पृथ्वी में चला जाएगा, तो आंतरिक सतह का ऋणावेश शेष बचेगा। अब अगर आप विद्युत बल रेखाएं बनाओगे तो ये भी इस पृष्ठ के लंबवत अंदर या बाहर जाएंगी, बाहर वाले पृष्ठ के। तो जब इनको आप अंदर की ओर बढ़ाओगे तो सभी विद्युत बल रेखाएं कहाँ से होकर गुजरेंगी, इसके अक्ष से, जिसे से हमें फिर से लगने लगेगा कि इसका जो संपूर्ण आवेश, बाहर वाले बेलन का संपूर्ण आवेश कहाँ रखा हुआ है, इसके अक्ष वाली रेखा पर। तो इसका भी आवेश घनत्व तो कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा बराबर माइनस क्यू अपान एल। आई बात समझ में? तो आवेश घनत्व तो आपको लैम्डा मिल गया है और इनकी त्रिज्याएं आपके पास ए और बी हैं। अब हम एक नई चीज़ मानते हैं। देखिए यहाँ पे भी हम दो तरीका अपना सकते हैं, डायरेक्ट इनका विभवांतर निकालें या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर आपको याद हो, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में हमने आपको ऋज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकलवाया था, जो कि कितना आया था, E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान आर। ध्यान आ रहा है क्या? तो अब चूंकि दोनों बेलनों का जो संपूर्ण आवेश है इसके अक्ष पर केंद्रित है, यानी कि अक्ष क्या होगा, एक रेखा के समान होगा, तो क्या ये रेखा ऋज रेखीय धारावाही चालक तार बन जाएगा आपका? बिल्कुल। तो हम इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लें और उस तीव्रता में हम क्या करें, E बराबर V अपान आर या फिर E बराबर dV अपान dr से तिर्यक गुणा करके हम विभव का मान निकाल लेंगे। फिर C बराबर Q अपान V में विभव का मान रखकर तुरंत हम धारिता निकाल लेंगे। तो आइए करते हैं आगे। तो हमने क्या किया, इस ऋज रेखीय धारावाही चालक तार से ये स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु एक कैपिटल A की कल्पना की। ठीक है,
अब ये वहाँ पे कोष्टक में आप बता दीजिएगा कि स्मॉल आर का जो मान है वो बी से छोटा है और ए से क्या है, बड़ा। तब इससे ये प्रतीत हो जाएगा कि स्मॉल आर ए और बी दोनों बेलनों के मध्य में स्थित है ना। आप एक लाइन में ऐसा लिख सकते हो कि स्मॉल आर के पहले आप लिखिए स्मॉल ए इज लेस देन स्मॉल आर इज लेस देन स्मॉल बी, ऐसा करके, ठीक है। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी, वही गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग से इक्वल टू 1/4 पाई स्लाइन नॉट लेमडा अपान स्मॉल आर। देखिए पहली लाइन समझ में आया। और लेमडा बराबर क्या था, क्यू अपान यल। ध्यान रखिएगा, आगे अपन इसका मान रखेंगे, चाहो तो आप यहाँ भी रख सकते हो, कोई फ़र्क उससे पड़ता नहीं है, तो हम आगे रखेंगे इसको, है ना। फिर आपको अगर याद हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता v अपान यल होता था, ठीक है। अब v अपान जब यल होता था तो यहाँ पे हम माइनस v अपान एल एक्चुअली होता था। तो अगर विभव में अल्प परिवर्तन हो तो उसे हम डी भी लिख सकते हैं, और दूरी में भी अल्प परिवर्तन के लिए क्या लिख सकते हैं, डी आर। तो इसीलिए ई बराबर माइनस डी वी अपान डी आर हो गया। डी आर का हमने तिर्यक गुणा किया तो डी वी बराबर माइनस ई इंटू डी आर हो जाएगा, है ना। तो ये अल्प विभवांतर डी वी का व्यंजक आ गया माइनस ई इंटू डी आर। अब ये अल्प है, अगर पूर्ण निकालना हो तो सभी अल्पों का योग के बराबर होता है, और योग करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन कर देना। तो हम दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं, इंटीग्रेशन, तो हमारा कुल विभव आ जाएगा या कुल विभवांतर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन डी वी बराबर माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, भाई हमको अंदर वाले बेलन से बाहर वाले बेलन तक का विभवांतर चाहिए, है ना। तो हमने क्या कर दिया, बाहर वाले की त्रिज्या b से लेकर अंदर वाले की त्रिज्या a तक का कर दिया। अब देखिए माइनस चिन्ह यहीं पे डिपेंड करेगा बेटा, ये माइनस चिन्ह ऊपर वाला अगर आपको नहीं समझ में आया तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। हम बाहर वाले से अंदर वाले को ले रहे हैं, यानी कि विपरीत दिशा में ले रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का चिन्ह लिया हुआ है। अगर यही हम अंदर वाले से बाहर वाले की ओर लेते तो यहाँ पे हम क्या लेते, प्लस चिन्ह। तो मैथमेटिकली इसे समझने के लिए आप एक काम करिए, इसकी लिमिट चेंज कर दीजिए, जो अपर लिमिट है उसे लोअर लिमिट, और जब लोअर लिमिट है उसे अपर लिमिट। और जब भी आप लिमिट को उल्टा करते हो तो चिन्ह भी क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो देखिए आगे हमने क्या किया है, ए को लोअर लिमिट बना दिया और बी को अपर लिमिट, तो हमने यहाँ पे माइनस चिन्ह हटा के उसे क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है अगली लाइन में। फिर देखिए ई की वैल्यू जब हम ये यहाँ पे रखेंगे तो इस वैल्यू में 1/2 पाई स्लाइन नॉट, और लेमडा क्या है, कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएंगे। तो अंदर क्या बचेगा, 1/r। तो क्या बचा आपके पास, v बराबर 1/2 पाई स्लाइन नॉट लेमडा इंटीग्रेशन a से b तक 1/r dr। ठीक है, समझ में आई बात। अब डी आर का गुणा अगर हम 1 से कर दें तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी आर बटे स्मॉल आर। और इंटीग्रेशन का एक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स बटे एक्स बराबर लॉग ई बेस एक्स। देखिए नीचे लिखा हुआ है ना। अच्छा, लॉग ई बेस में जब कोई लॉग का मान आता है और उसे आप लॉग, एक्चुअली क्या होता है कि सारणी वगैरह जो आपको मिलती हैं वो लॉग 10 बेस के लिए होती हैं, तो अपन कोई भी वैल्यू लॉग 10 बेस पर कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो लॉग ई बेस एक्स को अगर हमें 10 बेस में बदलना हो तो 2.303 का हम गुणा कर देते हैं और लॉग 10 बेस एक्स लिख देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा आपका, डी आर बटे आर का लॉग आर, लॉग ई बेस आर, और उसे हम जब 10 बेस में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 2.303 लॉग आर। आई बात समझ में। तो देखिए यहाँ पे यही आ गया है, हमने डायरेक्ट कर दिया है 2.303 इंटू लेमडा को एक साथ यहाँ पे लिख लिया बटे 2 पाई स्लाइन नॉट रहा है आपका पिछली वाली लाइन से, और लॉग आर ए से बी तक लोअर लिमिट और अपर लिमिट रख दिया हमने। फिर क्या करेंगे, आर की जगह पर एक बार अपर लिमिट रखेंगे और माइनस करके आर की जगह पर एक बार लोअर लिमिट। तो क्या आएगा, v बराबर 2.303 लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए। ठीक है, लॉग का एक फार्मूला अगर आपको ध्यान हो, लॉग ए माइनस लॉग बी बराबर लॉग ए बटे बी होता था। तो ये दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा, लॉग बी बटे ए। तो देखिए अगली लाइन में हमने v का मान रख दिया 2.303 और यहाँ पे लेमडा का भी मान रख दिया q अपान एल। तो q लॉग b बटे ए बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू यल। समझ में आई बात, विभव निकल गया आपका।
और जब विभव निकल जाता था तो आप लोग धारिता की परिभाषा से C बराबर Q अपान V में V का मान रख दीजिए। तो जब ये पूरा मान उठा के हम इसके बटे में Q के बटे में रखेंगे तो Q से Q कैंसिल आउट हो जाएगा और हर का हर जो 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L था वो अंश में चला जाएगा और ये पूरा हर में रहा आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू L अपान 2.303 log B बटे A। यही है बेलनाकार संधारित्र की धारिता का व्यंजक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को रिवाइंड करके आप 2 बार 3 बार आराम से देखिएगा और एक रफ में बढ़िया से नोट कर लीजिएगा तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इसके लिए मैं फिर से एक बार आपको बता दूं कि ज़्यादातर बुक्स में ये डेराइवेशन नहीं है, पर इससे क्वेश्चन कुछ न कुछ कभी ना कभी आए हुए हैं। तो अगर आप देख लेते हैं तो फ़ायदे में रहेंगे। नहीं देख पाते हैं तो ये जो लास्ट का व्यंजक आया है इसे भर आप याद रखिए। इसी से जुड़े हुए न्यूमेरिकल कई बार आए हैं तो वो आ भी सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करने का जो भी हमारा काम था वो यहाँ तक में समाप्त होता है बच्चों। तो इसकी समाप्ति पर हम 2 चर्चाएं करेंगे। पहली चर्चा, अगर मान लीजिए एक संधारित्र के प्लेटों के मध्य हम परावैद्युत पट्टी रख दें तो उसकी धारिता पर क्या प्रभाव होगा। मतलब ऐसा समझिए कि पहले संधारित्र था तो उसकी धारिता जो भी आई रही हो, फिर तब उसमें वायु था पहली वाली कंडीशन में, अब सेकंड कंडीशन में हमने एक परावैद्युत पट्टिका उसके अंदर रख दी तो अब धारिता बढ़ेगी कि घटेगी। नॉर्मली आप लोग ड्राइव करके देख चुके हो तो धारिता बढ़ जाती है, तो इसीलिए हम इसका लिख भर दिए कि धारिता बढ़ जाती है। पर कैसे बढ़ती है, आइए थोड़ा सा समझते हैं अपन लोग। जब आप परावैद्युत पट्टिका रखोगे तो पहले जो विद्युत क्षेत्र रहा होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता है परावैद्युतांक। तो जब बटे में आप K का मान रखोगे तो K का मान जो भी रहेगा वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को क्या कर देगा? घटा देगा। यानी कि प्लेटों के मध्य परावैद्युत पट्टिका रखने पर उसका विद्युत क्षेत्र कम हो जाएगा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो विभव के समानुपाती होती है। V इक्वल टू E अपान L, सॉरी V इक्वल टू E इंटू L। तो E समानुपाती है तो अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घट रही है तो विभव का मान भी क्या होगा? घटेगा। और जब विभव का मान भी कम हो गया है तो C बराबर क्या होता है? Q अपान V, और V क्या है? C के व्युत्क्रमानुपाती है। तो अगर विभव का मान घट रहा है तो धारिता का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मैथमेटिकली भी आप इसे इस तरह से करके समझा सकते हैं, ठीक ना। अच्छा, इसी में दूसरे टाइप का ऑब्जेक्टिव या कुछ भी कहीं कोई पूछ भी सकता है आपसे कि अगर प्लेटों के मध्य एक चालक हम पदार्थ रख दें। परावैद्युत क्या होता था? कुचालक पदार्थ का बना होता था, तो उसको रखने पर आपकी धारिता क्या हो जाती रही थी? बढ़ रही थी। तो अगर हम चालक रख दें तो क्या होगा? तो चालक रखते ही इसकी धारिता क्या हो जाएगी? अनंत। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है अनंत वाला। कैसे अनंत होगी, आइए समझते हैं। मान लीजिए एक संधारित्र के बीच हम चालक पदार्थ रख देते हैं तो चालक पदार्थ क्या करेगा? पहली प्लेट के धनावेश को दूसरी प्लेट को दे देगा पूरा पूरा, तो वो पूरा आवेश चलकर कहाँ चला जाएगा? पृथ्वी में चला जाएगा। तो दूसरी वाली प्लेट का विभव पृथ्वीकृत होने के कारण पहले ही शून्य था और चालक रख देने के कारण पहली वाली प्लेट का भी विभव क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब विभव शून्य है तो धारिता C बराबर Q अपान V होता है। तो V का मान जैसे ही आप शून्य रखोगे तो किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर क्या मिलेगा आपको? अनंत। तो इसलिए धारिता क्या हो गई उसकी? अनंत। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी सी बात चर्चा करूंगा आज, इतना ही इंट्रोडक्शन में जितना सामने लिखा है कि संधारित्रों का संयोजन क्या है। संयोजन कुछ नहीं बेटा, 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को जोड़ना है कि आप कैसे जोड़ रहे हो वही इसका संयोजन है। कैसे? जैसे कि ऐसे आप समझिए कि मान लीजिए आपको किसी सर्किट में 4 फैराड या 4 माइक्रोफैराड का कंडेंसर लगाना है, पर आपने जब अपने बॉक्स को देखा तो उसमें केवल 2-2 माइक्रोफैराड या 2-2 फैराड के कंडेंसर पड़े हुए थे। लगाना 4 का है और आपके पास हैं 2-2 के कई सारे। तो आप कैसा करो कि आपको 4 फैराड का कंडेंसर मिल जाए उन्हीं 2-2 फैराड कंडेंसर से। तो आप सोचिए, अगर 2 हम कंडेंसर ले लें 2-2 फैराड के और उनको आपस में जोड़ लें तो 2 धन 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4। तो आपको 4 मिल गया ना।
पर कोई बच्चे, शैतान बच्चे, ये भी बोल सकते थे कि सर जब 2-2 माइक्रोफेराड के 2 कंडेंसर हैं तो उनको हम 1/2 और 1/2 करके भी जोड़ेंगे, तब 1 ही माइक्रोफेराड आ रहा है। तो इनकी विधियां होती हैं, जब हम एक विशेष विधि से जोड़ते हैं तब हमको तुल्यधारिता निकालने के लिए 2 और 2 को जोड़कर 4 करना पड़ेगा। पर अगर हम अन्य मेथड से जोड़ते हैं तब हमें 1/2 और 1/2 को जोड़ना होगा, जिसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को आपस में जोड़कर हम जितनी वैल्यू का हम जोड़ रहे हैं उससे कम या ज़्यादा के संधारित्र प्राप्त कर सकते हैं। पहली विधि से जोड़ा तो 2 2 4 हो गया, दूसरी विधि से जोड़ा तो 1/2 कितना हो गया, 1। तो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब आपके पास इच्छित मान का संधारित्र उपलब्ध ना हो तब हम 2 या 2 से अधिक संधारित्रों को एक विशेष क्रम में जोड़कर इच्छित मान का संधारित्र हम प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो जोड़ने का क्रम होता है, इस क्रम को ही हम क्या बोलते हैं, संधारित्रों का संयोजन। ठीक है। अब ये संधारित्रों का संयोजन मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। जैसे हमने अभी आपको बताया कि 2 प्रकार से जोड़ सकते थे, 2-2 और 1/2 तो ये इनका संयोजन भी 2 प्रकार का होता है। पहले प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन बोलते हैं और दूसरे प्रकार के संयोजन को श्रेणी क्रम संयोजन बोला जाता है। और फिर जब समांतर और श्रेणी आप समझ जाओगे तो एक होता है मिश्रित क्रम का भी, लेकिन मिश्रित क्रम इन्हीं दोनों का डेरिवेटिव्स है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये दोनों आपको समझ में आएगा तो मिश्रित क्रम अपने आप से बनने लगेगा। तो कल की क्लास बहुत मज़ेदार होनी है, तब तक इसका अभ्यास करिए। और ये बोलूँगा कि कल संयोजन अगर हमको पढ़ना है तो इसके पहले का संधारित्र में जितना भी आप लोग पढ़े हो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।